Hello, student, and welcome to the 18th lecture for class 10th Mathematics Nurture. And myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. And as you know, that we have started a chapter called Pair of Linear Equation and Two Variable. And before that, we have already finished with the real numbers and the polynomials. Okay. And if you have any doubt in those two chapter, the previously finished chapter, अगर उसमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कॉल करें तो उसका समाधान हो जाएगा. ठीक है. और अगर नहीं है तो इस चैप्टर पे ध्यान दें, क्योंकि ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट अपने फिनिशिंग स्टेज में है. क्योंकि इसके बाद जो हमारा इसमें हमने कवर क्या क्या कर लिया, हमने इसमें देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिफ़ाइन क्या होता है. चैप्टर का नाम पहले हमने समझा था कि ये चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है, इतना बड़ा नाम क्यों है. क्योंकि बाकी सब चैप्टर के नाम देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो वर्ड के एक वर्ड के नाम है. लेकिन ये एक चैप्टर है जिसके अंदर एटलीस्ट 6 वर्ड्स आ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इतना बड़ा नाम रखने की क्या ज़रूरत रही. तो वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज़ द स्पेशल केस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक साथ डील किया जा रहा होता है. ठीक है. और इसके सॉल्यूशंस की बात करी थी हमने. उससे पहले हमने ये बात किया था कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन, सिंगल लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं. राइट. एक सिंगल लीनियर इक्वेशन अगर लिखी जाए तो उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं. बिकॉज एक्चुअली में जो लीनियर इक्वेशन होगी उसको जब आप प्लॉट करते हो यूजिंग द बॉक्स डायग्राम, ठीक है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है. और उस स्ट्रेट लाइन के अंदर आप नोटिस करोगे कि जितने भी पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करें वो सारे ही सॉल्यूशन है. तो डैट मीन्स इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं उस स्ट्रेट लाइन में, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन हुए. गेटिंग एट द पॉइंट. सो इसी तरह हमने जब दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिया तब वहाँ पे क्या हो सकता था कि दो स्ट्रेट लाइन आएंगी. ग्राफ पेपर के अंदर दो स्ट्रेट लाइन आएंगी. तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि वो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, और पैरेलल भी आ सकती हैं. है ना. पैरेलल का मतलब क्या होता है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इस केस को हमने समझा था कि बेसिकली जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात होती है, दो इक्वेशन की बात होती है, तो जनरली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है. राइट. और फिर हमने कहा था कि एक्चुअली दोनों के इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की कोई कॉमन वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो. ओके. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर्स. तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें डिफाइन करी थी कि बेसिकली आप एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों तरीके से ये शो कर सकते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम. और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. राइट. तो इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था. ग्राफिकली हमने समझाया था और एल्जेब्रिकली भी समझाया था. दोनों का कंबाइन निचोड़ ये था कि हमने ये बोला था कि अगर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो है, अगर ये बराबर नहीं आता, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देन इट कैन बी से दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ गॉट ए यूनिक सॉल्यूशन. मैंने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. और यूनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अगर इसी को ग्राफिकली समझोगे तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी. ओके. और अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो वो फेमस कंडीशन है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, देन इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2. तो अगर ये कंडीशन है तो लाइंस पैरेलल है ना. ग्राफिकली आप देखोगे तो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी. जो भी नॉन पैरेलल लाइंस होती है वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट होती हैं बेटा. ठीक है ना. पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है. सो ओनली पैरेलल केस के अंदर आप ये कह सकते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. और जो थर्ड केस था कि तीनों ही इक्वल हो जाए, यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस है. ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है. सॉल्यूशन चाहे एक निकले, दो निकले, चाहे इन्फिनाइट निकले, सिस्टम का सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो कंसिस्टेंट है. ओके. इस पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको अपने दिमाग में रखने का है ना. उससे मैंने क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए थे. उसके बाद आते थे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. सपोज करो किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, व्हाट इज़ द प्रोसेस. तो दो मेथड थे, एक तो एल्जेब्रिक मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है. तो पहले हमने ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था, वही सेम है. दोनों इक्वेशन के ग्राफ बना दो, यानी दोनों की स्ट्रेट लाइन बना दो, दिख जाएगा कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. जैसे वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट ही सॉल्यूशन होंगे. एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वैल्यू दे देगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई वैल्यू दे देगा. और जो एल्जेब्रिक मेथड था उसके बारे में डिस्कशन किया था हमने. तो एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो सबसे आसान मेथड है, वो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है. नाउ वी आर टुडे वी आर स्टार्टिंग द सेकंड मेथड
ऑफ सॉल्विंग। अगेन आई एम राइटिंग द एल्जेब्रिक मेथड जो हैं, एल्जेब्रिक मेथड जो हैं उसके अंदर 3 मेथड्स आते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, एक पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर। दूसरा मेथड आता है एलिमिनेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। एंड तीसरा मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, होपफुली ये भी आज हम कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, वो उसको देखते हैं। एंड सिंपल है, ये आप ऑलरेडी सब पहले कर चुके हो, पर इसको फॉर्मली पढ़ रहे हैं, है ना। अर्लियर क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी इन मेथड्स को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बस अब क्या कर रहे हैं कि एक फॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब फंडा क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी वेरिएबल हो, जैसे x हो या y हो, इसका अगर कोफिशिएंट सेम है ना। जैसे कि एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल चलो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। सपोज करो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। ये एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में भी, ठीक है। तो अब नोटिस करो कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, सेम है। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन 1 में भी 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन 2 में भी 1 है। एंड कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, वो भी आप नोटिस करो कि न्यूमेरिकली एब्सोल्यूट वैल्यू तो दोनों की सेम है। कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे भी +1 है और यहाँ -1 है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेम है। अब एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि किस को इन दो इक्वेशन को या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कोई एक वेरिएबल अपने को एलिमिनेट करना होता है। अगेन मार्क वाई वर्ड, दोनों इक्वेशन को किसी तरह या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो जैसे ही वो वेरिएबल एलिमिनेट होता है तो एक वेरिएबल बचता है, तो आंसर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, सपोज इफ आई ऐड बोथ द इक्वेशन, है ना। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 2x एंड y प्लस माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0 एंड 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये तो एक मेथड हुआ, है ना। इसी तरह अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बोथ द मेथड इज वर्किंग आउट। किसी तरह भी, यानी किसी भी तरह इक्वेशन को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल एलिमिनेट करो ना, तो यही मेथड एलिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को अब इस बार सब्ट्रैक्ट किया, व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द साइंस ऑफ द सेकंड एक्सप्रेशन विल गेट चेंज, है ना। तो प्लस एक्स है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप नोटिस करो कि x माइनस एक्स ये कितना आ जाएगा, 0, y प्लस वाई ये कितना आ जाएगा, 2y एंड 4 माइनस 2 डेट कम्स आउट टू बी 2। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन आ गया इसके, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। द प्रॉब्लम इज डैट कि ये तो सिचुएशन सिंपल है, लेकिन अगर मैंने आपके लिए कोई डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन सिनारियो रखा है, जैसे सपोज करो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 12, सपोज करो सच टाइप ऑफ इक्वेशन है। अभी क्या है कि अभी आप नोटिस करोगे कि कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही जगह। यानी अगर आप ऐड करते हो, सपोज करो मैंने इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड किया, है ना। तो अगर मैं ऐड करता हूँ इन दोनों इक्वेशन को तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4x 9x एंड माइनस 2y माइनस 5y माइनस 7y एंड 12 प्लस 6 18। तो एक नई इक्वेशन बन गई। हमें तो वेरिएबल को एलिमिनेट करना था, गेटिंग इट। तो वेरिएबल को एलिमिनेट करने से हमारा पर्पस सॉल्व होता था, पर यहाँ पे वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ बल्कि एक नया वेरिएबल आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट याद रखो, हम क्या करते हैं, किसी एक कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते हैं। अगेन मार्क माय वर्ड कि हम किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। टेक योर चॉइस, मतलब आप खुद वेरिएबल को चूज़ करो। सपोज एक स्टूडेंट चूज़ करता है y को, है ना, y को चूज़ करता है कि मैं y का वेरिएबल चूज़, मतलब y का वेरिएबल मैं क्या करूँ, सेम कर दूँ। तो 2 और 5 दो वेरिएबल है, दो कोफिशिएंट है सॉरी y के, एक तो -2 है और एक -5 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करते हैं अपन, 2 और 5 ही लेके चलते हैं। तो अगर 2 और 5 को मुझे सेम करना है तो बेसिकली इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, इनके एलसीएम को इनके एलसीएम के बराबर करना है। तो 2 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको अपने दिमाग के अंदर स्टोर करते जाइए, ठीक है ना। मैंने पहले कहा कि y का कोफिशिएंट मैंने चूज़ किया,
कि मेरे को y का कोफिशिएंट पहले सपोज करो सेम करना है, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैंने देखा कि यहाँ का y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ का y का कोफिशिएंट 5 है। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली तो -2 और -5 है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन की प्रोसेस में सॉल्व करूंगा तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर करूंगा, है ना। तो 2 और 5 का मैंने एलसीएम लिया, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 2 और 5 का एलसीएम आता है 10। अब यानी मुझे इधर भी y का कोफिशिएंट 10 करना है, इधर भी y का कोफिशिएंट 10 करना है। तो कैसे करेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, कि ये मेरे को 10 दे दे। तो यानी पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि मुझे y का कोफिशिएंट 10 मिल जाए, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको नई इक्वेशन मिल जाएगी। तो 5 × 3 दैट कम्स आउट टू बी 15x, 5 × 2 -10y, 5 × 6 दैट इज 30, and 2 × 4 that comes out to be 8x, 2 × 5 -10y, and 2 × 12 24। गेटिंग इट। अब देखो आप कोफिशिएंट ऑफ y सेम आ गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों इक्वेशन को, तो होपफुली आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखो 15 - 8 दैट कम्स आउट टू बी 7x, 10 - 10 0 हो जाएगा, एंड 30 - 24 दैट कम्स आउट टू बी 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/7। सॉरी, बात समझ रहे हैं, x की वैल्यू 6/7। लेकिन एक स्टूडेंट के दिमाग में आया कि सर आपने y का कोफिशिएंट ही क्यों सेम किया, मैं x का भी तो कर सकता था। मैं कहा बिल्कुल कर सकते हो आप, x का भी करके देख लो आप, है ना। तो x का करके देखने के लिए क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12। ठीक है, द प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है। 3 और 4 का एलसीएम जब 12 आया, तो यानी दोनों तरफ, यानी दोनों इक्वेशन में मुझे x के कोफिशिएंट को क्या करना है, 12 करना है। दोनों ही इक्वेशन में मुझे x के कोफिशिएंट को क्या करना है स्टूडेंट, 12 करना है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यानी फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे कोफिशिएंट x का 12 मिल जाए। यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 12 मिल जाए। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मिल जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आएगी, 3 × 4 दैट कम्स आउट टू बी 12x, 4 × 2 that comes out to be -8y, and 4 × 6 that comes out to be 24, right। and ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 that comes out to be again 12x, and 3 × 5 that comes out to be -15y, and 3 × 12 that comes out to be 36। अब चाहो तो यहाँ पे भी आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा, -8y + 15y दैट इज कम्स आउट टू बी -7y, and 24 - 36 that is comes out to be what, -10, right, sorry, 6 and 6 12, -12, okay। so this is comes out to be like this। so y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/7। तो देखो यहाँ से आपकी x और y दोनों की वैल्यू आ गई मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। बात समझ रहे हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या कहता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सिमिलर कर दो, और फिर इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। दिस इज हाउ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन विल वर्क आउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो और क्वेश्चंस करते हैं इसी मेथड पे। होपफुली अगर आपको समझ में आया है तो आई अप्रिशिएट डेट, अगर नहीं आया तो फिर से पॉज करिए और रिवाइंड करके वापस से सुनिए, है ना। फिर भी नहीं आया तो आई एम देयर टू हेल्प यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपके पास सिस्टम इक्वेशन है x - 2y = 3, और दूसरी इक्वेशन है सपोज करो 4x एंड +y = 5। ठीक है, तो x - 2y = 3 एंड 4x + y = 5। तो किसका कोफिशिएंट सेम करें, ऐसा करते हैं y का कोफिशिएंट सेम करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो 2y, तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो 2 दोनों को बनाना है, यानी 2 और 1 का एलसीएम कितना, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही होता है। तो दोनों इक्वेशन के अंदर y के कोफिशिएंट को मुझे 2 करना है। अगेन मार्क माई वर्ड, दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को 2 करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो ऑलरेडी 2 है, तो सेकंड इक्वेशन को अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगी, अपने पास बनेगी 4 × 2 दैट इज कम्स आउट टू बी 8x + 2y = 10, एंड ये आ जाएगी, ये तो सेम रहेगी एज इट इज़, x - 2y = 3, राइट। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, टेल मी। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एज इट इज़ आप ऐड कर दीजिए, तो 8x + x कितना हो जाएगा, 9x, 2y - 2y ये तो 0 हो जाएगा, एंड 10 + 3 कितना आ जाएगा, 13। सो यहाँ से x की वैल्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी 13/9। ठीक है,
तो अगर मेथड ऑफ एलिमिनेशन है तो आपने पहले ही एक्स की वैल्यू 13/9 निकाल दी। अब ये एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखिए, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वो तो सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्स का कोफिशिएंट एलिमिनेट करना था तो आप एक्स का कोफिशिएंट भी एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। जैसे कि अगर मैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 लिखता हूँ एंड 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ। अब मुझे सपोज करो x का कोफिशिएंट लिखना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है और यहाँ कितना है 4 है। तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। यानी मुझे दोनों तरफ दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। गेटिंग इट। तो मुझे दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 4 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 में तो ऑलरेडी 4 है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन 1 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 8y इंटू 12, यानी 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 माइनस 8y, 4 इंटू 3 12y। और इसके नीचे ये इक्वेशन लिख दी 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करना है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज होगा ना, तभी सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4x माइनस 4x 0 आ जाएगा, 8y माइनस 8y माइनस वाई, ये माइनस 9y दे देगा आपको, है ना। एंड 12 माइनस 5 इज 7। तो यहाँ से आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी y की वैल्यू -7/9। सो इस तरह से आपका x और y दोनों आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम सिंपल, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ y को यहाँ पे सिमिलर कर दें तो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -2 है। तो इसको यानी 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4 ही होता है। तो इधर तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ y 4 है, इधर अगर 4 बनाना है तो मैं इससे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1 तो सेम ही रहेगी एज इट इज। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 2x इंटू 2 दैट इज 4x, 2y इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4y एंड 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये प्लस 4y है, ये माइनस 4y है, तो इक्वेशन को ऐड करेंगे और ये 3x प्लस 4x ये कितना आ जाएगा 7x एंड 10 प्लस 4 दैट इज 14। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, 14/7 दैट इज इक्वल्स टू 2, राइट। और इसी तरह अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से x के वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को तो इधर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, इधर कोएफिशिएंट ऑफ x है आपका 3 और इधर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, इधर कोएफिशिएंट ऑफ x है आपका 2। बात समझ रहे हैं, एक कोएफिशिएंट ऑफ x इधर है 3 और एक कोएफिशिएंट ऑफ x इधर है 2। तो इन दोनों के एलसीएम कितना होगा 3 और 2 का 6। यानी इक्वेशन 1 में मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x को 6 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और इक्वेशन 2 में मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x 6 बनाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से। तो अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो इक्वेशन क्या बनेगी। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी 2 इंटू 3x दैट इज इक्वल्स टू 6x, 2 इंटू 4y दैट इज इक्वल्स टू 8y, 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 20। और यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 6x, 3 इंटू माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 6y माइनस 6y एंड 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये 6 आ जाएगी। बात समझ रहे हैं, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 माइनस 2y, 3 इंटू 2 6। गेटिंग इट। अब क्या करेंगे, अब बस इस इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। एलिमिनेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ x को, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया 6x माइनस 6x एंड 8y माइनस 6y, 8y प्लस 6y सॉरी, तो दैट कम्स आउट टू बी 14y एंड 20 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सो ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि कोई कहीं किसी इक्वेशन से x की वैल्यू इक्वेट करो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। लेकिन आपके एलिमिनेशन में क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y को आपको एलिमिनेट करना होता है, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं और देन वी विल मूव टू द थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक क्वेश्चन करते हैं फॉर एग्जांपल ax प्लस by इज इक्वल्स टू c एंड bx प्लस ay इज इक्वल्स टू 1 प्लस c। अब यू शुड अप्रिशिएट डैट कि यहाँ पे a b c जो है ना वो कांस्टेंट की तरह कर रहा है और वेरिएबल जो है वो x और y है, ठीक
ठीक है, एक्चुअली में सारी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं, लेकिन यू हैव टू अज्यूम दैट एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स हुज वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट एंड ए बी सी आर एक्टिंग एज ए सम कांस्टेंट. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व. अब आप देखिए यहाँ पे अगर मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करना है तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप पिकअप करें. सपोज मैंने कोविशेंट ऑफ वाई पिकअप किया, तो कोविशेंट ऑफ वाई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, बी है, एंड कोविशेंट ऑफ वाई इन द सेकंड इक्वेशन कितना है, ए है. तो दोनों ही तरफ कोविशेंट ऑफ वाई डिफरेंट है. लेकिन अगर मैं इन दोनों के एलसीएम, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ए बी है ना, यानी इक्वेशन ऑफ 1 को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन 2 को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं, तो देखो कोविशेंट ऑफ वाई सेम आ जाएगा. फॉर एग्जांपल ए इंटू ए, इक्वेशन 1 बिकम्स ए स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ए बी टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू ए सी, और इक्वेशन 2 विल बिकम बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस ए बी टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू बी प्लस बी सी, like this. Okay, now what I will do, I will subtract the equation, क्योंकि अब कोविशेंट ऑफ y सेम आ गया है, तो अगर मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये आपका नोटिस करें कि ए बी वाई एंड ए बी वाई कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स, और यहाँ बचेगा आपका ए सी माइनस बी सी, क्योंकि ये दोनों में साइन चेंज होगा, है ना. ए सी माइनस आपका बी माइनस बी सी, ठीक है. अब हमें इन दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर आप नोटिस करें कि मैं सी कॉमन ले लूँ, है ना, सॉरी यस सी कॉमन ले लें, तो ए माइनस बी आ जाएगा. तो लेट अस ट्राई टू टेक सी कॉमन, और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर आप चाहें तो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नो इशू विद डैट, ठीक है ना. ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. और इसी तरह अगर इफ़ यू ट्राई टू लुक एट, अगर मैं कोविशेंट ऑफ एक्स को सेम करता, यानी इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी है, एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी है. अगर मुझे कोविशेंट ऑफ एक्स को बराबर करना होता तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता बी से, इसके कोविशेंट से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता ऊपर वाली इक्वेशन के कोविशेंट से, ए से. तभी तो एक्स का कोविशेंट दोनों जगह सेम आता, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम आता, ठीक है. तो लेट अस ट्राई टू मल्टीप्लाई एंड गेट द न्यू इक्वेशन. तो a इंटू बी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी एक्स, और ये b इंटू बी डेट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर वाई, और ये बी सी, और ये a इंटू बी डेट कम्स आउट टू बी ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, और ये a प्लस ए सी आ जाएगा. अब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि कोविशेंट ऑफ एक्स क्या आ गए, सिमिलर आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए सी. तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. अगर आप इन दोनों टर्म्स में अगेन c कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा b माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये आपका आंसर हो जाएगा. सो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, राइट. So I think I am very much clear about in explaining this part. So मुझे लगता नहीं कि और कुछ इसके अंदर रहता है. फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं करी है. हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था ए सी से, और इसको किया है हमने बी से पहले पार्ट में, तो ये बी और बी सी आ रहा है, और ताकि कोविशेंट ऑफ वाई सेम हो जाए, ठीक है, नो इशू विद डैट. सो यहाँ पे बी सी, ठीक है, ओके. आई थिंक यही आंसर इस क्वेश्चंस का. और अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड कवर हो चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड मेथड, दैट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बीच में क्लैरिफाई कर लूँ. जो हमारा लेक्चर है वो अराउंड 40 to 45 मिनट्स का होता है, कभी 35 मिनट्स का भी हो जाता है. तो इस दौरान आप नोटिस करेंगे कि मैं कंटिन्यूस बोलता हूँ, है ना, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेता, पॉज नहीं लेता हूँ, आपको सोचने का मौका नहीं देता हूँ. लेकिन अगर जनरल क्लासरूम हो रही होती है हमारी, तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, मैं आपको टाइम देता हूँ कि आप सोचें थोड़ा सा और इसका आंसर सॉर्ट आउट करें, है ना. जिन लोगों ने क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड किया है उनको पता होगा कि 1 घंटे की क्लास होती है, तो उसके अंदर हम लोग धीरे धीरे मूव आउट करते हैं. तो इसीलिए ये लेक्चर्स में क्या है कि हम 40-45 मिनट्स का कंटेंट रखते हैं, ताकि आप उस प्रोसेस से गुजरो जैसे ओरिजिनल क्लासरूम में अपन जाते हैं. यानी जैसे एक क्वेश्चन मैंने पुट ऑन किया, ठीक है, वाइट नोट पे, तो अब आपको चाहिए कि आप वहाँ पे पॉज कर दें, ठीक है ना, फिर खुद सोचें, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग लगाएं,
कुछ दिमाग लगाएंगे कैसे हो सकता है, अपना सोल्यूशन लेके, फिर जैसे कि मैं बोर्ड पे सॉल्व करता था क्लासरूम के अंदर, फिर आप वो प्ले करेंगे तो आपको मेरा सोल्यूशन नज़र आएगा, फिर आप मैच करेंगे। तो अगर इस तरह से आप प्रोसेस को लर्न आउट करेंगे, इस तरह से सीखेंगे, तो ओवरऑल ये क्लास 1.5 आवर की बन जाएगी, 1 to 1.5 आवर्स की बन जाएगी, है ना। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि बस 40 मिनट्स की क्लास आपने जल्दी जल्दी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देखा, नोट्स भी नहीं बनाए, क्वेश्चन भी खुद सॉल्व नहीं किया, जो मैंने बोला वो आपने सुन लिया, बस हो गई क्लास। ऐसे क्लास नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसके पीछे एम यही है कि आप हर क्वेश्चंस के आगे एक बार पॉज मार्क लगाया करें। जब मैं कोई क्वेश्चन पुट ऑन करूं, आपसे कुछ चीज़ पूछूं या आपके लिए कुछ चीज़ रखूं सामने, तो आप उसको पॉज मार के एक बार सोचा करो कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहे, जैसे कि आपके ऑफलाइन क्लासरूम में होता था हमेशा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासरूम का मतलब ये नहीं है कि बस मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाता रहूँ और आप उसको देखते रहो, है ना, ये चीज़ पर्पज़ नहीं है। नाउ लेट अस ट्राई टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ या नेक्स्ट मेथड जो कहेंगे अपन, सॉरी, नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये नया मेथड है जो हम इस सीख रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी ज़्यादातर मेथड तो स्टूडेंट सीख के ही आते हैं, क्लास 8-9 के अंदर उन्होंने पढ़ा होता थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ये मेथड जो है वो थोड़ा सा न्यू है। एक्चुअली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही है ये, लेकिन मेथड ऑफ एलिमिनेशन को पढ़ने का एक नया तरीका है। आप इसको एक नया मेथड तो नहीं कह सकते हो, लेकिन ये कह सकते हो कि एक नया वे है मेथड ऑफ एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सपोज एक इक्वेशन है आपके पास a1x, एक सेकेंड, एक्चुअली आजकल पेन लास्ट क्लास में भी लैग कर रहा था और अभी भी लैग कर रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, यस, ठीक है। तो सपोज वी हैव गॉट टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y plus c2 is equals to 0. Both the equation can be solved with the help of the method of elimination, method of substitution and graphically also. Now we are going to discuss the method of cross multiplication. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वैसे इसको हमेशा करने के सॉल्व करिएगा, तो कभी आपकी गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी, भूलोगे नहीं, है ना। एक बार इसको चीज़ें को इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमेशा कोफिशिएंट ऑफ y को पहले लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ y को पहले दोनों लिख दिए, क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ y, एक है b1 और उसके नीचे कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का लिख दिए b2, ठीक है। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x लिख लीजिए, कितना आ जाएगा a1, फिर आ जाएगा a2, फिर कांस्टेंट टर्म c1 और c2, और जहाँ से शुरू किया था वहीं पे इसको एंड कर दीजिए b1 और b2। ओके, बात समझ रहे हैं? अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड। मैंने कहा कि सबसे पहले आप कोफिशिएंट ऑफ y लिखिए b1 b2, फिर a1 a2, फिर कांस्टेंट c1 c2, और जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। मैंने आपसे ये बोला कि सबसे पहले आप कोफिशिएंट ऑफ y लिखिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे कैसे, b1 b2, फिर कोफिशिएंट ऑफ x लिखिए a1 a2, फिर कांस्टेंट टर्म लिखिए c1 c2, और जहाँ से शुरू किया था यानी b1 से शुरू किया था और b2 पे ख़त्म कर दीजिए। यही तो आपन ने किया था ना। c1 c2 के बाद तो कोई कांस्टेंट बचता नहीं है, कोई कोफिशिएंट बचता नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको कवर अप कर लिया है। अब ऐसा करिए कि दो दो की पेयरिंग कर लीजिए, है ना, हर दो की पेयरिंग कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो की पेयरिंग करिए, जैसे कि आप मतलब दो कॉलम की पेयरिंग कर लीजिए। कहने का मतलब है हर 2 कॉलम्स की एक पेयरिंग करिए। जैसे एक कॉलम हमने ये लिया b1 b2 a1 a2, उसके बाद दूसरा कॉलम भी पेयर कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि फिर a1 c1 ऐसे, और फिर एक बार तीसरा कॉलम भी पेयर कर लीजिए, ठीक है। ये तरीका अपने दिमाग में रखिए। अगर ये तरीका आपके दिमाग में रहेगा तो होपफुली चीज़ें बहुत आसान से होंगी, ठीक है। अब ये 3 पेयरिंग हुई है, अब इन 3 पेयरिंग के ऊपर एक लिखिए x, फिर y और फिर 1, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ y से लिखना स्टार्ट किया, b1 b2 a1 a2 c1 c2 b1 b2। उसके बाद हमने क्या किया, दो कॉलम की हमने क्या करी, पेयरिंग कर ली। पहले कॉलम 1 कॉलम 2 को पेयर कर लिया, फिर कॉलम 2 कॉलम 3 को पेयर कर लिया, फिर कॉलम 3 और कॉलम 4 को पेयर कर लिया, और हर पेयरिंग के ऊपर हमने एक वेरिएबल x लिखा, एक वेरिएबल y लिखा और एक कांस्टेंट 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ बचता नहीं, उसके बाद सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। यानी आप b1 को a2 से मल्टीप्लाई करिए और b2 को a1 से,
A1 को C2 से मल्टीप्लाई करिए, A2 को C1 से, और C1 को B2 से मल्टीप्लाई करिए और C2 को B1 से, ठीक है ना। तो लेट अस मल्टीप्लाइड एंड राइट। सो x है, x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे आएगा B1 इंटू A2, B1 इंटू A2 एंड माइनस लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद माइनस करेंगे, एंड माइनस B2 इंटू A1, B2 इंटू A1, ये तो हो गया आपका x के नीचे वाली, इज इक्वल्स टू, ये इक्वल रहेगा किसके, y के नीचे क्या आ रहा है, A1 इंटू C2, A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2, माइनस C1 इंटू A2, ये आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में 1 के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे आएगा C1 इंटू B2, ठीक है, C1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू C2, माइनस B1 इंटू C2, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप x और y की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको यानी पहला वाला टर्म और लास्ट वाली टर्म को इक्वेट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप निकाल के देखें। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक सेकेंड, यस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा B1 A2 माइनस B2 A1, इससे 1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये B1 A2 माइनस B2 A1 डिवाइडेड बाय C1 B2 माइनस C2 B1, ठीक है, ये C2 B1 रहेगा। आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये C2 B1 रहेगा, यहाँ पे भी ये B1 आएगा, तो यहाँ पे एक स्लाइट मिस्टेक है, इसको कवर अप कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे यस, तो ये B1 रहेगा, ओके। सो लेट अस अगेन रीराइट दिस पर्टिकुलर टर्म B1, और इसी तरह फिर y को भी लिख लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A1 C2 माइनस C1 A2 डिवाइडेड बाय C1 B2 माइनस C2 B1। तो दिस इज हाउ द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्क, ठीक है। अगर आप इसको अप्रिशिएट करें तो मैंने कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने बस इतना सा बोला है कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए, सबसे पहले कोविशेंट ऑफ y को लिख दीजिए, है ना, B1 B2 A1 A2 C1 C2 B1 A2, तो इस तरह से 4 कॉलम बन जाएंगे, और हर दो कॉलम की पेयरिंग कर लीजिए, 3 पेयरिंग बन जाएगी, B1 पहले कॉलम 1 और कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एंड कॉलम 3 और कॉलम 4, और हर पेयरिंग के ऊपर आप एक वेरिएबल लिखिए x, फिर y और फिर 1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के नीचे जो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ रहा है वो लिखिए, y के नीचे जो उसकी दो ग्रुप्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ रहा है वो लिखिए, और 1 के नीचे जो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ रहा है वो लिखिए, और इसके बाद आप निकालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, let us try to solve system of equation as 3x minus y is equals to 2 and 2x plus y is equals to 8 सपोज करो। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, सबसे पहले अपन को कोविशेंट ऑफ y लिखना है, तो यहाँ पे कितना है -1 और यहाँ पे +1, फिर कोविशेंट ऑफ x 3 और 2, फिर कांस्टेंट कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आप चाहें तो इसको 2 और 8 नहीं लिखेंगे, पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। तो आप इसमें यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखा है, मैंने इसको जनरल इक्वेशन मान के लिखा हुआ है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1, ये प्लस C1 इधर है, RHS में नहीं है, C1 को मैंने LHS में ला के इधर लिखा हुआ है, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, C1 को यानी कॉन्स्टेंट टर्म को आपको LHS में लाना पड़ेगा, और फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो लेट अस ट्राई टू ब्रिंग C1 इनटू द LHS फर्स्ट। तो यहाँ पे C1 को जब आप LHS में लाएंगे तो दोनों तरफ माइनस साइन से चेंज हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बनेगी 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये क्वेश्चन बनेगी 2x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब C1 C2 कितना आएगा, -2 एंड -8, ठीक है। अब फिर वापस से जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे खत्म कर दिए, तो ये हो जाएगा -1 1, तो इसके ऊपर लिखेंगे अपन x, इसके ऊपर लिखेंगे अपन y, और इसके ऊपर लिखेंगे अपन 1, दो की पेयरिंग कर लेंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x अपॉन, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू -2 माइनस 1 इंटू 3, है ना, 1 और 3 भी मल्टीप्लाइड होगा, तो 1 इंटू 3 कितना होता है 3 इज इक्वल्स टू y अपॉन, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -8, 3 इंटू -8 कितना होता है -24 माइनस, एंड देन 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 कितना होता है -4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर -2 इंटू 1 ये कितना होता है -2,
माइनस, फिर -8 इंटू -1, ये कितना होता है +8, तो ये +8 ही रहेगा। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन -5 y अपॉन -24 + 4 दैट इज इक्वल्स टू -20, ओके, एंड 1 अपॉन -10, तो ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, पहले आप इन दोनों को इक्वेट करिए, फर्स्ट और लास्ट कॉलम को, तो यहाँ से आप वैल्यू आ जाएगी x अपॉन -5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -10 दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी x इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। सो आई थिंक x की वैल्यू यहाँ से हाफ आएगी, सो यस x की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ रही है। और फिर सेकेंड और थर्ड कॉलम को इक्वेट कर दिए, तो ये आ जाएगा y अपॉन -20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -10, सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है ना, -20 अपॉन -10 इज इक्वल्स टू 2 एंड -5 अपॉन -10 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू हाफ। तो बिल्कुल एज सिंपल एज डैट कैलकुलेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर। तरीका आपको पता होना चाहिए, तरीका आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको मेथड समझ में नहीं आ रहा तो वही मेथड सॉल्विंग में आपको सिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन करते हैं, px प्लस qy इज इक्वल्स टू p माइनस q, एंड एक और इक्वेशन है qx माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू p प्लस q। अब अगर आपको उसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, px प्लस qy माइनस ऑफ p माइनस q इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, एंड qx माइनस पी वाई माइनस ऑफ p प्लस q, अगेन ब्रैकेट लगा के मैंने इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब आप b1 b2 c1 c2 a1 a2 लिखते चले जाएं, तो b1 b2 कितना आएगा, q माइनस p, c1 c2 माइनस ऑफ p माइनस q, ठीक है, माइनस ऑफ p माइनस q। आई थिंक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे मिस्टेक कर दी क्या, यस एक मिस्टेक हो गई यार, है ना। अब लाइव क्लास होती तो आप मुझे नोटिफाई कर देते। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं, इट विल टेक हार्डली टेक्स फ्यू मिनट्स, तो एक सेकेंड। ये मैंने क्या किया है, मैंने ना A1 A2 को पहले लिख दिया, पहले C1 C2 लिखना चाहिए था, राइट। यस, तो वापस से करते हैं, तो पहले B1 B2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन +1, ये भी 2x प्लस वाई है, ठीक है ना, -1 अपॉन +1, एंड C1 C2 कितना आ जाएगा, -2 अपॉन -8, देन A1 A2 दैट इज 3 अपॉन 2, देन B1 B2 दैट इज -1 अपॉन +1। अब आप इसके नीचे x लिखिए, इसके ऊपर y लिखिए और इसके ऊपर 1 लिखिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x के नीचे क्या आएगा, 1 इंटू -8 दैट इज इक्वल्स टू +8, एंड 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू -2। नाउ y के नीचे क्या आएगा, -2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू -4, एंड -8 इंटू -3 दैट इज इक्वल्स टू -24, ठीक है ना। और इसी तरह 1 के नीचे क्या आएगा, 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -2। सो ये आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बनेगा x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन -24 माइनस ऑफ -24 दैट इज +24। तो 24 -4 कितना होता है, 20, एंड y की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5, तो 3 + 2 5। अब आप सॉल्व कर लिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 5 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 5। सो यहाँ से आपके पास दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। बात समझ रहे, मैंने क्या किया था, मैंने पहले A1 A2 लिख लिया था, लेकिन आपको लिखना क्या होता है, पहले B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2, ठीक है। तो B1 और B2 की वैल्यू कितनी है, -1 और 1 रेस्पेक्टिवली, C1 C2 की वैल्यू कितनी है, -2 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, A1 A2 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, एंड अगेन B1 एंड B2 -1 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। ये मिस्टेक मैंने आपको आइडेंटिफाई करा दी लास्ट क्वेश्चन पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और अगर जिन लोगों ने करेक्ट लिखा ही था तो नो इशू विद डैट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हम कर रहे थे इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले हमने B1 B2 को देखा, B1 B2 कितना आ रहा है, Q और -P, तो Q और -P ये रहा। फिर C1 C2, तो C1 C2 कितना है, -P माइनस Q, एंड C2 कितना है, माइनस ऑफ P प्लस Q। फिर A1 A2 कितना है, P और Q। फिर B1 B2 पे आ जाए तो Q और -P। अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे, x, इसके ऊपर y, और इन दो पेयर के ऊपर 1।
इसके बाद आपको सॉल्व करना है आसानी से। तो लेट अस ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाइड अगेन। सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ध्यान से बस कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। तो x के नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो q माइनस पी से मल्टीप्लाइड होगा तो क्या आएगा, माइनस क्यू पी, और q माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्यू स्क्वायर। ब्रैकेट खोल के मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये माइनस इधर रहेगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और p इंटू क्यू माइनस पी क्यू है तो बाहर आ जाएगा प्लस पी क्यू, राइट दिस, ओके। फिर आ जाते हैं y के नीचे, y के नीचे क्या आ जाएगा, q इंटू माइनस ऑफ p, तो माइनस यू पी अगेन, ठीक है ना। एंड q इंटू माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, तो ये प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस साइन, फिर p इंटू ये माइनस माइनस प्लस कर देगा पूरा बाहर, और p इंटू पी डेट इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड p इंटू क्यू डेट इज प्लस पी क्यू, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे p इंटू माइनस पी एंड q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे एक एज सिंपल एज डैट बन जाएगा। तो अब देखो ये पी क्यू और ये माइनस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा एंड क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन माइनस, आप कॉमन ले लीजिए तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y अपॉन यहाँ पे पी क्यू एंड पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपके पास बनेगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पॉजिटिव के अंदर, और ये 1 यहाँ पे भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों सॉल्यूशन अपने पास आ जाएंगे, एक x इक्वल्स टू 1 आएगा और एक x y इक्वल्स टू -1 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आई थिंक मैंने आपको इसके पीछे का जो बेस है वो समझा दिया है ना, कि पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ b1 b2 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप नोटिस करें कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले b1 b2 लिखा है, फिर c1 c2 लिखा है, फिर a1 a2 लिखा है, फिर b1 b2 लिखा है, और उसके ऊपर हमने x, इन दो पेयर के ऊपर y और इन दो पेयर के ऊपर 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके नीचे के सिस्टम को एक्सपैंड किया है, ठीक है ना। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया लाइक दिस, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे ऐसे सिस्टम को इक्वेशन किया, और फिर फर्स्ट और लास्ट कॉलम को इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी, एंड सेकंड और थर्ड कॉलम को इक्वेट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ हाउ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वर्क। अब आप चाहें तो ये चैप्टर फिनिश इट ऑफ हो चुका है, वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के हमने ऑलरेडी सब कुछ इसमें कवर कर लिया है, ठीक है ना। सारे मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं, ग्राफ बनाना सीख लिया है, ग्राफिकल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लिया है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी आज हमारा कवर हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारी रहेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की एप्लीकेशन चेक करेंगे, किस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और आप चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर सेक्शन रिव्यू 1.7 तक सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 2 पार्ट और रह रहे हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस होती हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा ट्रिकी है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। मतलब कुछ है जैसे बड़े बड़े कोफिशिएंट वाली टर्म्स होती हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो थोड़ा सा रेयर है पार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में अपन होपफुली इसको भी कवर कर लेंगे और वर्ड प्रॉब्लम भी थोड़ी थोड़ी स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देंगे, और फिर अगर टाइम बचेगा तो अपन फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करना सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप भी सॉल्व करिए अपनी तरफ से, नोट्स बनाइए, सेक्शन रिव्यू खत्म करते रहिए, एनसीईआरटी भी अब आप अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है कॉल मी, ठीक है, शेड्यूल करिए जूम सेशन, मुझे पर्सनल कॉल करके आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस एंड बी सेफ, बाय।